27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ शामिल है। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने मीडिया पर सुनी होंगी, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका मीडिया पर जिक्र नहीं हो रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो आपसे शेयर करूंगा। सोहेल अफरीदी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपसे शेयर की जाए। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि आज पंजाब में एक इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी होने जा रही है और साहबजादा हामिद रजा साहब सरेंडर कर देंगे, और फिर आपने देखा कि अब साहबजादा हामिद रजा साहब ने सरेंडर कर दिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनको जेल भी मुंतकिल कर दिया गया। ये सामने आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि उनको हथकड़ी भी लगी हुई और हथकड़ी पे काफी ज्यादा ताले भी लगे हुए। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ताला ना भी लगा होता तो साहबजादा साहब ने कोई हथकड़ी तोड़वा के भागना तो नहीं था, उन्होंने तो खुद आके वहां पे सरेंडर किया है। लेकिन इस तरह की इतलात भी है कि रास्ते में उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिर गिरफ्तार करके उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया फैसलाबाद, और वहां से फिर उनको अब जेल भेज दिया गया। तो जिस तरह हमने आपके साथ वो खबर शेयर की थी, एक्चुअली वो वीडियो हमने कल रात काफी लेट बनाई थी, यानी अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग बनाई थी, और वो वीडियो फिर आज सुबह हमने 7:30 बजे अपलोड की थी, और उसमें ही सारी तफसीलात मैंने आपसे शेयर कर दी थी कि आज क्या होगा। और अब वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि साहबजादा साहब ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। अब वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके हल्के में इलेक्शन रोका जाएगा और उनकी सजा को सस्पेंड किया जाएगा। अब देखते हैं कि अदलिया से क्या उनके हक में कोई ऐसा फैसला आता है या नहीं आता। दूसरी जानिब आज बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की पूरी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ को और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको जलसा नहीं करने देना। अब वो बलोचिस्तान जिसके हवाले से कहा जाता है कि जी वो कौमी सियासत के दायरे से बाहर हो रहा है, वहां पे बड़ी एक्सट्रीम आवाजें आ रही हैं, वहां पे ये हो रहा है वो हो रहा है, और बहुत सारे जेन्युइन कंसर्न्स हैं। वहां पे भारत की प्रॉक्सीज भी हैं, वहां पे दहशतगर्दी भी है, वहां पे मुसाफिरों को बसों से उतार के दहशतगर्द जो है शहीद भी करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन उसी सूबे के दारुल हुकूमत कोयटा में अगर पीटीआई एक जलसा करना चाहती है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जो है वो सारी जमातें मिलकर वहां पे जलसा करना चाहती हैं, तो इसको तो वेलकम करना चाहिए कि कौमी सियासत की वहां पे बात हो रही है, कौमी जमातें वहां पे इकट्ठी हो रही हैं, वहां पे तो हर सियासी जमात को जाके जलसा करना चाहिए, क्योंकि इससे तो जो आपकी नेशनल पॉलिटिक्स है और जो कौमी सियासत है एक तरह से उसको फरोग मिलेगा। लेकिन वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जमीन से लेके आसमान तक हर किस्म का जोर लगा दिया है कि जनाब इन सियासी जमातों को वहां पे जलसा नहीं करने दिया जाएगा। बलोचिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो जलसे जुलूस के अंदर जो आप शिरकत करते हैं उसमें एक तरह से जनाब उनको इजाजत की शिरकत नहीं दी जाएगी। एज लॉन्ग एज अगर ये कोई हमारा जलसा होगा तो शायद हम इजाजत दे दें, लेकिन खुद क्या इनमें इतनी सख्त है कि ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले जाके कोयटा में कोई जलसा कर सकें या अंदरूने बलोचिस्तान में कहीं पे जाके ये जलसा कर सकें। अगर एक बड़ी सियासी जमात जलसा कर रही है जहां पे पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के आइन की बात होगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान वाले वहां पे जनाब कर रहे हैं जलसा। अक्सर ये कहा जाता है कि बलोचिस्तान में बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, तो बिल्कुल ठीक कहा जाता है। भारत की वहां पे बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, लेकिन जो आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं उनको पीपल्स पार्टी वाले क्या कह रहे हैं, उनको वो जलसा करने की इजाजत नहीं दे रही है। सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोयटा में पीटीआई के जलसे के पेश नजर शहर भर के रास्तों को बंद कर दिया गया है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है, मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वहां पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, और कहा यह गया है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान की सियासी जमातों को हम कोयटा में जो है वो जलसा नहीं करने देंगे। और ये कौन कह रहा है? ये पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान की हुकूमत कह रही है, जिसको सरफराज बुगटी साहब वहां पे लीड कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की आप बातें सुने, इनके नारे सुने और इनके आप डायलॉग सुने तो बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार इनसे ज्यादा तो कोई जमहूरियत पसंद नहीं है। अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारी खबरें आपको सहाफी दे रहे हैं कि जनाब 27वीं तरमीम में ये भी है, 27वीं तरमीम में वो भी है, उसमें दही का जमाने का नया तरीका भी है, उसमें लस्सी से मक्खन निकालने का तरीका भी है। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो है वलायती अंडे जो हैं वो देसी अंडे का जायका देंगे जो ही ये 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें आपको दी जा रही हैं। अब जो कुछ ये कर रहे हैं, जो ये करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले, उसका बुनियादी मकसद ये है कि इन्होंने अपने इक्तदार को मजबूत करना। तो इस वजह से मेरी कभी भी ये कोशिश नहीं होती कि मैं इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर घुसूं और इधर से खबर निकाल के लेके आऊं, उधर से खबर निकाल के लेके आऊं, ये बेफजूल चीजें।
असल चीज ये है कि इनका एजेंडा क्या है, इनका पॉइंट क्या है। इनका एजेंडा ये है कि इन्होंने अपने इक्तदार को मजबूत करना है। सोशल मीडिया पर और खुसूसन मीडिया पर बड़े बड़े जय्यद सहाफी बहुत सारी खबरें दे रहे हैं कि आईनी अदालत भी बन रही है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, और मुख्तलिफ चीजें हम भी सुन रहे हैं कि आईनी अदालत जो बनेगी उसमें 11 मोजेज जज साहिबान जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है हो सकता है कि उसको भी शिफ्ट कर दिया जाए, हो सकता है जो फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग है उसको शिफ्ट कर दिया जाए। बहुत सारी इस तरह की बातें चल रही हैं, और जो इस वक्त नंबर आ रहा है नए मोजेज जज साहिबान का जो आईनी अदालत का हिस्सा होंगे, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी तादाद 11 होगी। और इस तरह की कुछ और फिगर्स वगैरह भी कोट की जा रही हैं, कहीं पे 9 बताया जा रहा है, कहीं पे 12 बताया जा रहा है, कुछ और चीजों का भी जिक्र है। वो सारी चीजें और वो सारी खबरें वो बहुत सारे जय्यद सहाफी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मीडिया पे बिल्कुल डिस्कस नहीं हो रही वो ये चीज है कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले मिल के कर रहे हैं। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग में शायद कोई डेडलॉक हो गया। ये सामने आप देख सकते हैं, आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था तो उसमें ये हेडलाइन लगी हुई थी, 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। भाई कौन सा डेडलॉक है ये? मतलब इतनी सतही किस्म की गुफ्तगू और इतनी सतही किस्म की बातें, इनका कोई डेडलॉक नहीं है। ये मिल के लेके आ रहे हैं, प्लानिंग के जरिए लेके आ रहे हैं, अपने इक्तदार को धुआं देने के लिए लेके आ रहे हैं, अपने इक्तदार को मजबूत करने के लिए लेके आ रहे हैं। और जहां पे भी कोई ऐसा मसला आता है जहां पे इन्होंने इक्तदार आपस में बांटना है, जब भी कोई ऐसा मसला हो ये इकट्ठे होके वो आपस में चीजें वगैरह बांट लेते हैं। बाकी ये डेडलॉक जो है वो मीडिया की हद तक कुछ सहाफी जोर लगा के ये बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी इस चीज पे अड़ गई है, नून लीग उस चीज के ऊपर अड़ गई है। अगर इनमें इतने ज्यादा इख्तलाफात होते तो मोहतरम वजीर आजम साहब आज उड़कर आजरबाईजान चले जाते, पंजाब की वजीर आला जो है वो ब्राजील चली जाती, बल्कि रास्ते में जनाब वो रुक गई हैं लंदन। अब एक रोजा उन्होंने दौरा लंदन का भी करना है। सीनियर सहाफी हैं अजहर जावेद साहब, उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया लंदन से। ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर ये शेयर भी किया हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि सीएम साहिबा जो सीएम पंजाब साहिबा हैं वो एक रोजा दौरे पे लंदन पहुंच गई हैं और लंदन लूटन एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल किया गया। अब लंदन लूटन एयरपोर्ट के ऊपर तो कोई बैन अल-अक़वामी फ्लाइट पाकिस्तान से तो जाके वहां पे लैंड नहीं करती। इट मींस कि शायद वो किसी प्राइवेट त्यारे में या हुकूमत पाकिस्तान के किसी प्राइवेट त्यारे में वो वहां पे गई हैं, लेकिन ये तफसीलात अभी कंफर्म नहीं है। पहले भी जब वज़ीर आज़म साहब जाते हैं, दीगर इंपॉर्टेंट शख्सियात जाती हैं, जब भी ये लोग बरतानिया जाते हैं तो लंदन का जो लूटन एयरपोर्ट है वहां पे जाके इनके जहाज खड़े होते हैं, उतरते हैं। अगर आगे इन्होंने कहीं पे जाना हो सम टाइम इनके जहाज वहां पे काफी दिन खड़े भी रहते हैं। और पिछले दिनों जब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका से वापस आ रहे थे तो उस वक्त भी इनका जहाज वहां पे खड़ा था और मैंने तो लंदन लूटन एयरपोर्ट से राब्ता भी किया था, उनको ईमेल भी की थी और उन्होंने कंफर्म किया था कि जी उनका जहाज वहां पे खड़ा है, लेकिन उसकी कीमत दी जा रही है, यानी कितना किराया दिया जा रहा है, वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जिसको आगे से सबलेट किया हुआ है लंदन लूटन एयरपोर्ट वालों ने, वो इन सारे मामलात को देखता है। और वो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो ये कहता है कि हम प्राइवेट क्लाइंट्स की जो डिटेल्स हैं वो उस तरह हम शेयर नहीं करते। पर एनीवे बताने का मकसद ये है कि जब भी यहां से ये सरकारी जहाज पे जाते हैं तो वो लंदन लूटन एयरपोर्ट पे ही उतरता है। अभी ये कौन से जहाज पे गई हैं, वहां पे क्या कोई प्राइवेट एयरलाइन के जरिए गई हैं और या फिर सरकारी जहाज के जरिए गई हैं, वो तफसीलात तो सामने नहीं है। लेकिन जो अजहर जावेद साहब ने रिपोर्ट किया लंदन लूटन एयरपोर्ट का, उससे एक पॉइंट ये भी सामने आता है कि हो सकता है कि ये प्राइवेट सरकारी त्यारे के ऊपर वहां पे गई हो, हुकूमत पाकिस्तान के त्यारे पे, और इसी वजह से फिर ये लंदन लूटन एयरपोर्ट पे इन्होंने लैंड किया है। आगे इन्होंने ब्राजील चले जाना है और ब्राजील में भी आपको पता है COP30 की वहां पे कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, उसमें भी इन्होंने शिरकत करनी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म साहब आज़रबाईजान चले गए। अब ये जो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है, बल्कि ट्वीट नजर आ रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट है कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ डिपार्ट्स फॉर हिज ऑफिशियल विजिट टू आज़रबाईजान फ्रॉम इस्लामाबाद। तो जनाब ये तस्वीर लगाई गई है। पहले तो ये हमें बताते थे कि दुनिया भर में ये जिधर जाते हैं वहां पे इनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। अब तो माशाल्लाह ये जब पाकिस्तान से जा रहे होते हैं तो डिपार्चर पे भी इनको रेड कारपेट सेंड ऑफ दिया जाता है। बड़ा जबरदस्त किस्म का रेड कारपेट आपको सीढ़ियों पे नजर आ रहा होगा। लेकिन एनीवे खबर ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो चले गए आज़रबाईजान। अब अगर इनका इतना बड़ा डेडलॉक होता, इन लोगों के इतने ज्यादा मसाइल होते, तो कोई ब्राजील गया होता, कोई आज़रबाईजान गया होता, इनके कोई भी मसाइल नहीं। और ये वो चीज है जिसके ऊपर मीडिया में बात नहीं हो रही। मीडिया में आपको बताया जा रहा है कि आईनी अदालत के
अंदर ये हो जाएगा, फलानी जगह पे ये हो जाएगा, ये सारी चीजें मानी नहीं रखती। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आपको मजीद जमहूरी इख्तियारात दिए जा रहे हैं, चाहे आपके जमहूरी इख्तियारात या हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान में जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है, आप जिस मर्जी नजर से इसको देख लें, ये इस वक्त आपको जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, बिलावल साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम बीबी का, इन सब लोगों का विजन नजर आ रहा है। ये सब लोग मिल के ये कर रहे हैं। कुछ लोग बहस को कभी इधर लेके जाते हैं कि जी उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है, तो उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है। भाई ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं, लेकिन इन ख्वाहिशात को अमली जामा कौन पहना रहा है? अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो पीपल्स पार्टी पे आती है और नून लीग पे आती है। इस पे मीडिया पे ज्यादा बात नहीं हो रही। कभी बहस को इधर ले जाते हैं, कभी बहस को उधर लेके जाते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि ये बिलावल और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब, ये मिल के सब कुछ कर रहे हैं। चाहे वो आपकी आईनी अदालत आ रही हो, चाहे वो कोई और चीज आ रही हो, या कोई हकूक कम किए जा रहे हो, या अवाम को मजीद हकूक दिए जा रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है, इसमें अगर कोई जिम्मेदार है तो ये दो सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। इनकी मर्जी के बगैर ये 1 मिनट में नहीं हो सकता। किसने इस पे वोट देना है, कौन इसके ऊपर मुशावरत कर रहा है, कौन इसके ऊपर 3 महीने से काम कर रहा है, सेनेट के अंदर ये वोट देंगे, कौमी असेंबली के अंदर ये वोट देंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि जनाब बाकी सारी चीजों पे बहस हो, लेकिन कोई ये बहस ना करे कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है। इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो ये दोनों सियासी जमातें। आजकल के दौर में आप अवाम की आंखों के ऊपर ऐसे पर्दा नहीं डाल सकते। अब सब कुछ खुल के सामने आ गया। वैसे ये सामने आप देख सकते हैं, हिना परवेज भट्ट साहिबा जो नून लीग की रहनुमा है, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि मैंने 27वीं आईनी तरमीम के हक में पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। इस तरमीम से अदलिया की आजादी और गैर जानिबदारी को तकवीत मिलेगी। ऐवान वजीर आजम को आईनी इस्लाहत पर खराज तहसीन पेश करता है। ऐवान जो है वजीर आजम साहब को इन इस्लाहत के ऊपर खराज तहसीन पेश करता है। तो बात वही है जो मैंने पहले भी अर्ज की कि ये दोनों मिल के कर रहे हैं। जहां पे भी इनके वफादार टकराते हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे इनका टकराव होता है, जहां पे डेडलॉक होता है, वो इक्तदार बांटने पर डेडलॉक होता है कि भाई तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, इस चीज में हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। माजी में भी इस तरह की खबरें आती रही कि जी पावर शेयरिंग फार्मूला पंजाब के अंदर सही तरीके से नहीं चल रहा। ये सामने आप देख सकते हैं कि मीडिया किस किस्म की खबरें देता रहा और किस तरह की इनकी पावर शेयरिंग है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तरक्याती फंड्स जारी करने की यकीन दहानी करवा दी। अब फंड्स और इसके अलावा नौकरियां वगैरह जो होती हैं, जो भर्तियां होती हैं, उसमें भी ये हिस्सा आपस में बांटते हैं। ये खबर भी उस जमाने में रिपोर्ट हुई कि लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में पीपल्स पार्टी को हिस्सा मिलने का इम्कान। तो अगर इनका कोई डेडलॉक आता है, कोई इख्तलाफ आता है, तो वो इक्तदार को बांटने पर आता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स का कोई इशू है, उसके ऊपर इनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता। आपने देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलोचिस्तान में क्या कर रही है सियासी जमातों के साथ। दूसरी जानिब आजकल कराची एयरपोर्ट पर बहुत सारे पंजाब के जो लोग हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है, लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। अगर आप पंजाब से आपका ताल्लुक है और आप शायद पहली दफा मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो आप कराची के एयरपोर्ट से नहीं जा सकते। अब ये एक नई चीज हम देख रहे हैं कि भाई एक तरफ आप फेडरलिज्म की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि जी वफाक को मजबूत करना है, दूसरी जानिब जनाब इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं या इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जी पंजाब का बंदा कराची से उड़ के बाहर नहीं जा सकता। ये दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है? ये कुछ दिन पहले ARY न्यूज ने ये खबर रिपोर्ट की और उसके बाद आज मैंने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस तरह की चीजें देखी जिसके हवाले से लोग जिक्र कर रहे थे। ये सामने आप देख सकते हैं, ये 2-3 दिन पहले ARY न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया था कि पंजाब के पासपोर्ट रखने वाले जो है उनके लिए अहम खबर। पंजाब से जारी पासपोर्ट पर मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से पहला गैर मुल्की सफर नहीं कर सकते। भाई पंजाब का पासपोर्ट किधर है? भाई पासपोर्ट तो पाकिस्तान का है। आप पंजाब से जाएं, सिंध से जाएं, बलूचिस्तान से जाएं, गिलगित बल्तिस्तान से जाएं, कश्मीर से जाएं, ये सब पाकिस्तान के हिस्से हैं। लेकिन ये अजब चीज है कि जी पंजाब से जो अगर पासपोर्ट कोई जारी होगा तो उनको जहाज से उतार लिया जाएगा, वो कराची से नहीं जा सकते। पहले जो है वो उधर जो दहशतगर्द हैं बलूचिस्तान में, वो शिनाख्ती कार्ड देख के पंजाब के लोगों को बसों से उतार देते हैं और वहां पे गोलियां मार के शहीद कर देते हैं। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और उनको दहशतगर्द भी नहीं कहते। लेकिन एनीवे, अब ये कौन सी पॉलिसी है हुकूमत की कि पंजाब का मुसाफिर अगर कराची से जा रहा है इसलिए कि टिकट सस्ता मिलता है। आज भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था वीडियो, उस बंदे ने कहा कि मुझे यहाँ पे कितने हजार टिकट सस्ता मिला है, इस वजह से मैं कराची से जा रहा हूं, वहां से फ्लाइट्स ज्यादा जाती हैं। लेकिन उसको ऑफलोड कर दिया गया उस बंदे को, और वो सोशल मीडिया पे किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी। तो भाई पंजाब का पासपोर्ट कौन सा है? पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो तो हर जगह से वैलिड होना चाहिए। वैसे अभी एक और चीज भी ये लोग लेके आ रहे हैं
कि जनाब वो जो दोहरी शहरियत है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। अगर आपके पास किसी और मुल्क की शहरियत होगी तो आप फिर पाकिस्तान की शहरियत नहीं रख सकते। अब अगर आप इन सारे हुक्मरान शराफिया को देखें, इनके तो दुनिया भर में वसाइल हैं, दुनिया भर में इनकी जायदादें हैं, दुनिया भर में इनका पैसा पड़ा हुआ है, इनको तो ये मैटर नहीं करता। जो मेजॉरिटी लोग हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है, चाहे कोई अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, जिधर भी बैठा हुआ है, उनमें से 98% लोग तो ऐसे हैं जो पूरा साल इंतजार करते हैं कि भाई टिकट सस्ते होंगे तो बच्चों को लेके पाकिस्तान जाएंगे, जाके पाकिस्तान देख के आएंगे, पाकिस्तान में वो पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान में वो प्लॉट खरीदते हैं, पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे चीजें इकट्ठी करके जनाब वो यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें जो है वो जोड़ते हैं। कोई किसी ने घर बना लिया, किसी ने क्या कर लिया, लेकिन उनके हवाले से अब ये एक तजवीज है कि जी उनकी जो है वो दोहरी शहरियत खत्म कर दी जाएगी, सिर्फ एक शहरियत आप रख सकते हैं। भाई आप ये कह देना कि कोई भी जो जज है या कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई सियासतदान है या कोई सरकारी ओहदे पे बैठा हुआ शख्स है, वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, उसको अपनी दूसरी शहरियत छोड़नी पड़ेगी। चलें आप ये तो कह सकते हैं, लेकिन सारे पाकिस्तानियों के हवाले से क्या ये कानून मुनासिब है? वैसे वो जो दोहरी शहरियत वाले हैं और कोई ओहदा है, मैं तो उसके भी मुखालिफ नहीं हूं। अगर कोई बंदा काबिल है तो भाई वो बन सकता है। अगर लंदन का मेयर जो है वो सादिक खान बन सकता है, पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा, इंडियन वालदैन के घर युगांडा में पैदा होने वाला ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लेकिन जनाब पाकिस्तानी कोई बच्चा अगर या कोई बंदा जिसके पास बाहर की शहरियत है वो पाकिस्तान में एमएनए भी नहीं बन सकता, वो एमपीए भी नहीं बन सकता। बाकी जो यहाँ की हुक्मरान शराफिया, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनका पैसा बाहर है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आपके साथ ये मिसाल पहले भी शेयर की थी कि इस वक्त जो कनाडा का वजीर आजम है, वजीर आजम साहब मार्क कार्नी साहब, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के सरबराह थे। जी हाँ जी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी जिस तरह हमारा स्टेट बैंक है, इसी तरह बर्तानिया का जो सरकारी बैंक है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसके प्रेसिडेंट थे, उसके चेयरमैन थे या सरबराह आप कह लें, वो मार्क कार्नी साहब थे, जो इस वक्त कनाडा के वजीर आजम हैं। उनके पास बर्तानिया की नेशनैलिटी भी है, आयरलैंड की नेशनैलिटी भी है और कनाडा की नेशनैलिटी भी है, और अब शायद उन्होंने दीगर नेशनैलिटीज वगैरह छोड़ दी हो। इसी तरह बर्तानिया के जो वजीर आजम बोरिस जॉनसन थे, उनके पास अमेरिका की नेशनैलिटी भी थी, और मार्क कार्नी का जिसका मैंने बताया कि उनके पास आयरिश नेशनैलिटी भी थी। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं। हाँ, कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो नेशनैलिटी की उसमें सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो दुनिया भर में होती हैं, लेकिन सियासत के लिए अगर एक पाकिस्तानी है, चाहे वो लंदन में रहता है, चाहे वो अमेरिका में रहता है, आप किस तरह ये कह सकते हैं कि जनाब उसको सारे प्रोसेस से अलहदा किया जाए? आप उनसे कहें कि डॉलर भी भेजो, रेमिटेंसेस भी भेजो। इस वक्त आप देख लें कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है और रेमिटेंसेस कितने आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग मशरिक वस्ता के भी हैं, लेकिन उसके अलावा अमेरिका के और बरतानिया के, यूरोप के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, दीगर इलाकों में, दीगर ममालिक में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और इन सारे ममालिक में ओवर द ईयर्स फिर लोगों को नेशनैलिटी भी मिल जाती है। अब देखते हैं कि हुकूमत इस तजवीज के ऊपर क्या करती है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि 27वीं आईनी तरमीम पे कोई डेडलॉक नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है। इस तरह की जो भी आपको खबरें सुना रहे हैं वो सरासर जो है ना बयानिया बनाने की कोशिश है। अगर कोई इनका डेडलॉक होता है तो मफादात पे होता है, बाकी किसी चीज पे कोई नहीं होता। पैसे बांटने पे, इख्तियारात बांटने पे, इक्तदार बांटने पे कोई इख्तलाफ होगा। बाकी 27वीं आईनी तरमीम में दोहरी शहरियत वालों के साथ क्या हो रहा है, आईनी अदालत के साथ क्या हो रहा है, 243 में क्या हो रहा है, दीगर जगहों पे क्या हो रहा है, उस पर किसी को किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें एक वो चीज भी है जी 27वीं आईनी तरमीम में कि वो जो तालीम का सब्जेक्ट है, एजुकेशन का सब्जेक्ट या एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, वो वफाक की तरफ चला जाएगा। फिर सूबों में अपनी मर्जी से सिलेबस बनाया जाएगा, अपनी मर्जी से उसमें चीजें डाली जाएंगी। जिस तरह पंजाब के सिलेबस में अब माशाल्लाह मुतालिया पाकिस्तान में मरियम बीबी का भी जिक्र है, तो अगर वफाक के पास आ जाएगा सब्जेक्ट तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी बच्चों को वही पढ़ाया जाएगा, सिंध में भी वही पढ़ाया जाएगा, बलूचिस्तान में भी वही पढ़ाया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि एक ये कोशिश भी हो सकती है कि एक तरह से सिंक्रोनाइज किया जाए, हारमोनी लाई जाए जनाब तमाम जो निसाब है उसके अंदर, और एक ही किस्म का निसाब पढ़ाया जाए, और मुल्क भर के स्कूलों में बच्चों को एक ही तरह की चीजें पढ़ाई जाएं कि जनाब कौन हीरो है, कौन हीरो नहीं है, और वफाकी हुकूमत जो है वो बैठ के ये फैसला कर ले। और वफाक में किसकी हुकूमत है? वंस अगेन पीपल्स पार्टी और नून लीग की। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी साहब ने जो साबका कबायली अजला हैं उनके लिए एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है। 1000 अरब रुपए का ये मंसूबा है, और जिससे वहां पे तालीम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोजगार पर, पुलिस, अमन व अमान पर, सेहत, खेल, मौशी इस्तेहकाम
और एनर्जी की जो वहां पे जरूरियात हैं, बिजली, दीगर चीजें, उन सब के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा। और ये गालिबन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है साबका कबायली अजला के लिए। अब ये कहते हैं कि ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके हवाले से पैसा वफाक ने भी देना था और उसमें भी पता नहीं कितने 100 अरब रुपया अभी भी पेंडिंग है, लेकिन 1000 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है सोहेल खान आफरीदी ने कबायली इलाकों से। सोहेल का अपना ताल्लुक भी कबायली अजला से है, उनका खानदान भी वहीं से है और उधर जो कुछ भी मामला चल रहे हैं उसके ऊपर उनकी नजर भी है, उसके हवाले से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है जिसका वो बड़ा बरमला इजहार भी करते हैं। कुछ तल्ख बातें उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी की और वो यही कहते हैं कि जी वफाक के साथ तभी बैठेंगे कि जब वफाक मुझे रिस्पेक्ट देगा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट देगा, तो फिर हम वफाकी हुकूमत के साथ बैठेंगे। आप अगर हमें सड़कों पे रोकेंगे, हमारी मुलाकातें रोकेंगे, फिर आप हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम आपके साथ बैठेंगे। एनीवे, जो सोहेल कर रहे हैं उसमें बहुत सारी आपको सियासी दूरअंदेशी नजर आती है, सियासी एक्यूमेन नजर आता है, सियासी पुख्तगी नजर आती है। यहां पे कहा गया कि जी ये नातजर्बाकार है, लेकिन बिलावल के हवाले मुल्क करने के लिए तैयार हैं। उसको इंटर्नशिप इन्होंने सिखाई, किस चीज के ऊपर? फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर। पूरी दुनिया वो घूमते फिरते रहे और बराबर में जो हमारा अफगानिस्तान था उसके साथ हमारे ताल्लुकात क्या हुए। दूसरी तरफ ईरान था, ईरान ने तो हम पे मिसाइल हमला कर दिया, फिर आगे से हमने जवाब दिया, तो बाद में मामला दुरुस्त हुए। तो उसके ऊपर किसी ने नहीं पूछा कि भाई उसके पास कौन सा तजर्बा है कि पूरी पीपल्स पार्टी उसके हवाले कर दी। अब मसला ये है कि ये पार्टियां तो उनके हवाले कर सकते हैं, लेकिन अवाम का वोट ये उनके हवाले नहीं कर सकते। अवाम ने अपना माइंड बना लिया और इसी वजह से इन लोगों ने भी अपना माइंड बना लिया कि अगर अब हमने अपनी सियासत को बरकरार रखना है, अपनी सियासत को आगे लेके चलना है, तो फिर हमें इसी किस्म की ये तरामीम, कानून साजी, इन सारी चीजों के जरिए जो है हमें अपनी सियासत को आगे लेके चलना पड़ेगा। वैसे लोग हुकूमतें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से चलाते हैं। ये पहली दो बड़ी सियासी जमातें हैं शायद दुनिया की जो अपनी सियासत को इंतजामी मामलात के जरिए चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत कभी भी इंतजामी मामलात के जरिए नहीं चलती। कुछ देर तक आप इधर से चीजों को रोक सकते हैं, उधर से चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन ये जो नया फार्मूला पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले लेके आए हैं कि हम इंतजामी मामलात के जरिए सियासत को चलाएंगे, कभी भी आप अवाम का दिल नहीं जीत सकते। हाँ, आप कानून साजी तो कर सकते हैं, आप नई कोई आईनी अदालत भी बना देंगे, आप ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लोगों के एहतजाज के राइट को भी रोक देंगे, लेकिन आप सियासी तौर पे लोगों के दिलों में घर नहीं बना सकते इस तरह के इंतजामी मामलात का सहारा लेके। जब तक आप ग्राउंड पे आके सियासत ना करें, अवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात ना करें। एनीवे, वैसे मेरे ख्याल में इनके डाउट बिल्कुल क्लियर हैं और इनको पता है कि अगर हमने अपनी सियासत को चलाना है, अपने इक्तदार को चलाना है, तो फिर बहुत सारे जो इंतजामी मामलात हैं उसमें हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना पड़ेगा। और इस ताउन के अंदर फिर जो मीडिया खबरें लगाता है ना, डेडलॉक, उसके ऊपर तो फिर बंदे का जो है दिल चाहता है कि बस यहीं पे जो है बंदा खत्म कर दे, जो है यहीं पे, इससे आगे फिर मजीद कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो जनाब, कोई डेडलॉक नहीं है, ये लोग डेड सीरियस हैं कि हमने इसी तरह मामलात चलाने, क्योंकि इसके अलावा इनका कोई गुजारा नहीं है। और आप देखेंगे कि ये 27वीं आईनी तरमीम भी ये मिलजुल के इसी तरह कर लेंगे और साथ जमहूरियत भी खेलेंगे और अवाम के शऊर की तौहीन करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।